हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और फिर से हम सेकंड चैप्टर आज लेकर आए हैं लक्ष्मीकांत का सार। तो आज हम संघ एवं राज्य इसके क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह किस आर्टिकल में और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और किस किस अनुच्छेद में हैं। तो ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। और इसी पे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार उन्होंने कहा है कि राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। राज्यों का संघ जो है इसको कहे जाने के लिए इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है कि एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब एक भारत संघ राज्यों में इसमें कोई समझौता नहीं होगा राज्यों के मध्य और संघ के मध्य, जैसे कि यूएसए में होता है। वहाँ पर जो है राज्य को अपनी अपनी खुद की स्वायत्तता है। वहाँ पर उनको अगर अब मिलाना है तो उनको जो है समझौता करना पड़ता है किसी भी राज्य को किसी राज्य में मिलाने के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है भारत राज्यों का संघ है। और इसके बाद सेकंड है कि यह संघ है या विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है, विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। मतलब यह संघ है, ये कभी विभक्त नहीं हो सकता कि अलग राज्य जाके अपना सोचे कि संविधान बना ले या अपना पूरा सा मतलब अस्तित्व अलग से क्रिएट कर ले, तो ऐसा नहीं है। ये कभी भी संघ जो है कभी भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अंबेडकर जी की उक्ति है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके क्या है। आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ये सभी जो है भारत के संघ क्षेत्र में आते हैं, राज्य संघ क्षेत्र में आते हैं। तो देखेंगे कि भारत के क्षेत्र में भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है। जो भारत के क्षेत्र हैं भारत का संघ से ज़्यादा अर्थ समेटे हुए, क्योंकि जो भारत का क्षेत्र है उसमें सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, जबकि जो है जो भारत का संघ है उसमें सिर्फ क्या शामिल होते हैं, उसमें राज्य शामिल होते हैं। बल्कि जो क्षेत्र है उसमें जो है संघ के साथ साथ में राज्य और अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, मतलब भारत के संघ में, जबकि पहले में न केवल राज्य मतलब भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी इसको जो है अधिकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं, क्योंकि इसमें संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाता है और जो है भविष्य में अगर केंद्र सरकार किसी को अधिकृत भी करता है तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। आगे है कि भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पौंडीचेरी एवं सिक्किम। गोवा को जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया? 1961 में पुर्तगालियों से इसको आज़ाद कराया गया। उसके बाद इसको राज्य की दर्जा कब दिया गया? तो इसको राज्य का दर्जा जो है 1987 में इसको राज्य का
राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हुई इसके बारे में बात। और दादर एवं नगर हवेली को भी सम्मिलित किया गया, दमन एवं दीव को। दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया था। कब किया गया? तो 2020 में इसको जो है एक ही मर्ज करके यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी बना दिया गया है। और सिक्किम को कब किया गया? तो सिक्किम को जो है पहले तो इसको सहराज्य के रूप में रखा गया था। सहराज्य के रूप में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सहराज्य के रूप में रखा गया था सीए के द्वारा। लेकिन इसको जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसको जो है भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये रही इसके बारे में बात की जो है विदेशी क्षेत्रों का जो अधिग्रहण भारत ने किया था। आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है तो उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। जो आर्टिकल 2 है वो संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। एक है कि नए राज्य को ये संघ में शामिल करे और नए राज्य को गठन करने की शक्ति, मतलब नए राज्य को संघ में शामिल करने की और नए राज्यों के गठन की शक्ति देता है। इसमें उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं वे प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। जैसे कि इसमें जो है नए राज्यों को संघ में शामिल किया जाएगा और नए राज्यों को जो है गठित किया जा सकता है इसके थ्रू आर्टिकल 2 के द्वारा। और इसमें उन राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है जो संघ राज्य के हिस्से नहीं हैं, उनको जो है इसमें प्रवेश भी कराया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संघ के जो है नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। जैसे मान लो आज के समय में जो राज्य हैं उनमें परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, उसके परिणामों में बदलाव, तो ये इस सब से जो है आर्टिकल 3 जुड़ा हुआ है। इसमें नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो जो है कोई किसी राज्य को जो है काट के एक अलग से राज्य बना दिया जाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को काटकर आंध्र प्रदेश को का क्षेत्र में ऊपर मतलब विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया 2014 में बनाया गया था। और उसके बाद आगे देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्तियाँ जो हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल 3 के द्वारा जो है संसद को अधिकृत करता है कि संसद क्या कर सकता है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, वही जो अलग करके अभी तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी राज्य में से उसका जो है राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके या बना सकता है। ये संसद की शक्ति है आर्टिकल 3 के द्वारा। सेकंड है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, मतलब कोई राज्य है तो उसके जो है क्षेत्र को बढ़ा सकती हैं और उसके क्षेत्र को घटा भी सकती है संसद। और किसी राज्य की सीमा व नाम का परिवर्तन भी कर सकती है संसद को। यह अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 3 के द्वारा यह जो है सभी अधिकार संसद को प्राप्त हैं कि वह राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके, क्षेत्र को बढ़ा घटा करके, उसके नाम में परिवर्तन करके और किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके
अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है संसद। तो ये आर्टिकल 3 के बारे में रहा। और इससे संबंधित जैसे कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व संबंधित इससे संबंधित जैसे राज्य में परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, इससे संबंधित जो अध्यादेश आते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आते हैं। पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो और उसके बाद जब संस्तुति मिल जाती है, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। वह भेजता भी है कि जैसे मान लो तेलंगाना का जब परिवर्तन जो है, तेलंगाना राज्य जब बना, आंध्र प्रदेश को जो है क्षेत्र में परिवर्तन करके जब बनाया गया था, तो जो है उसके बाद विधानमंडल के पास ये भेजता भी है कि आपकी मंजूरी है कि नहीं, बनाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत, तो आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि बाध्य नहीं है कि संसद राष्ट्रपति कि आपको जो है उसकी सहमति माननी ही पड़ेगी, जबकि ये स्वतंत्र है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियाँ केंद्र में खुद का डिसीजन लेने के लिए जो है बनी हुई हैं। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, इन्होंने मत तो मांगा जानने के लिए, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है कि आप क्या मत देते हैं, ये करेंगे अपनी मन की ही, मतलब संसद को ये शक्ति ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 4 क्या है। तो आर्टिकल 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन एवं नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों एवं नामों परिवर्तन आर्टिकल 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भी परिवर्तन होता है राज्यों में, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश और नामों में परिवर्तन, ये सभी आर्टिकल 368 के तहत जो कि संविधान संशोधन से इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 4 में लिखा है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। तो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ? तो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। जैसे हमारे यहाँ कई सारी देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों में से 549 भारत में शामिल हो गई। 552 देशी रियासतें थीं, उनको कहा गया कि आप जो है भारत में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इनको 3 विकल्प दिया गया। ये जो इनको जो है देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया कि आप भारत में शामिल हो सकती हैं, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं और आप स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो जो 552 जो है देशी रियासतें थीं, उसमें से 549 तो भारत में शामिल हो गई। 549 तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन जो 3 रियासतें थीं, एक था हैदराबाद, एक दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था कश्मीर, ने जो है इनकार कर दिया। वो बोली हमको कहीं शामिल नहीं होना, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। लेकिन बाद में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि जिनको राज्यों या रियासतों के विलय के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इनके कूटनीतिकता के थ्रू इन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया और ये जो 3 देशी रियासतें थीं, इनको जो है भारत में मिलाया गया। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन देशी रियासतों को मिलाए जाने, क्योंकि अगर ये लोग स्वतंत्र रहती तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है और भारत हमारा जो अखंड देश है उसमें खंड हो जाता। इसीलिए जो है इनको बहुत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है जो है इन देशी रियासतों को मिलाने में।
तो देखिए किसको, जो हैदराबाद था उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। तो सारी रियासतें भारत में आ गई। अब उसके बाद जो है देखेंगे कौन कौन से आयोग का गठन हुआ इसके लिए। तो सबसे पहले धर आयोग या जेवीपी, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और सीता रमैया जो है इसमें शामिल थे जेवीपी समिति में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीता रमैया जो है जेवीपी समिति में शामिल थे। पहले हमें इसके धर के, क्योंकि ये 1948 में धर आयोग की स्थापना हुई, और किसकी अध्यक्षता में, तो ये केथर नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई, और ये भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, परंतु इन्होंने मना कर दिया और प्रशासनिक सुविधा इसका आधार बताया। सबसे पहले जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मांग उठने लगी। तब उसके बाद जो है इन समितियों का गठन किया गया। तो जो धर समिति थी तो उन्होंने मना कर दिया, 1948 में इनका गठन हुआ, और उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया, क्योंकि भाषा के आधार पर मतलब राज्यों को बांटना बहुत ही ऐसा होता है कि खंडों में राज्य बनते। तो इस हिसाब से इन्होंने मना कर दिया कि प्रशासनिक सुविधा इसका आधार बताया, ना कि भाषाई आधार। फिर उसके बाद दूसरी समिति जेपीबी समिति का गठन किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीता रमैया, इनको जो है सीता रमैया की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत के आधार पर भाषाई आधार को उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। फिर आगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो पोटेलुसी जो है रामुल्लू थे, रामुल्लू वो जो है अनशन पर बैठ गए कि हमको भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद तेज़ी से और फिर प्रशासनिक तौर पर वैसे भी सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा कि किसी की जब डेथ हो जाती है वो भी अनशन के समय, तो फिर थोड़ा सा माहौल बन जाता है। तो उसके बाद जो है 1953 में सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। तो जो है ये सिर्फ पहला राज्य बना 1953 में, तो मजबूर होकर बनना पड़ा। उसके बाद जो है फैजल अली आयोग आया। तो फैजल अली आयोग ने कहा कि आंध्र प्रदेश के निर्माण से नहीं, क्या हुआ कि जब तो मजबूर में जल्दी से बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर। तब उसके बाद भाई जब आंध्र प्रदेश बन गया तो सभी राज्यों ने भाषा के आधार पर मांग उठाई कि हमको भी भाषा के आधार पर हमारा भी राज्य होना चाहिए। तो इसके लिए जो है फजल अली आयोग को बनाया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार राज्य बनाने की मांग उठने लगी, इसलिए बनाया गया। और इसमें कितने सदस्य थे ये बहुत पूछता है फजल अली आयोग में। तो इसमें फजल अली थे, KM पाड़िक्कर थे और HN कुंजरू, इनकी अध्यक्षता में ये जो है समिति का आयोग का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, परंतु एक भाषा एक राज्य के
आज स्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य को जो है इन्होंने आज स्वीकार कर दिया कि हम जो है राज्यों का भाषा के आधार पर गठन तो करेंगे, लेकिन हम एक भाषा एक राज्य नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे भारत के जो है इतने राज्य बन जाएंगे कि भारत की इतनी भाषाएं हैं और भाषा के ये संभव भी नहीं था कि हर भाषा पे एक राज्य बनाया जाए, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो है इस समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े आय कारकों की पहचान की। सबसे पहले कि किसी भाषा मतलब किसी भी आयोग का जो है किसी भी राज्य का गठन किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उस उन्होंने जो है 4 बड़े कारकों की पहचान की। तो पहला है कि देश की एकता एवं सुरक्षा की को जो है अनुरक्षण एवं संरक्षण दिया जाए। उसके बाद भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता हो, जहाँ पर ऐसा मतलब ऐसे में राज्य बनाया जाएगा। तीसरा है कि वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क होना चाहिए। और चौथा है कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका जो है क्रियान्वयन होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, मतलब जब 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, उसके बाद जो है और भी राज्यों का गठन किया गया। और ये सभी जो राज्य नए बने थे जिनका जो है गठन किया गया था भाषा के आधार पर, तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये इसका जो है, और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनते हैं कि इसमें क्रम जो है पूछ लेता है कि कौन राज्य पहले बना कौन बाद में बना। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में द्विभाषा राज्य बम्बई को पृथक राज्यों में विभक्त करके बनाया गया। इसमें जो है महाराष्ट्र को मराठी भाषा और गुजरात को गुजराती भाषा के तौर पर 2 राज्य बनाएंगे। उसके बाद दादर एवं नागर हवेली को जो है 1954 से पूर्व पुर्तगाल का शासन था यहाँ पर। फिर 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा चुना गया प्रशासन चलता रहा। फिर 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश में जो है परिवर्तित कर दिया गया दादर नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा और दमन दीव को, तो गोवा और दमन दीव को जो है 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन्हें अधिकृत किया गया। फिर 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र में स्थापित किया गया। और आपको पता ही है कि अभी बताया था पहले कि 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बना दिया गया। इसके साथ में गोवा की भी कुछ चर्चा की गई है। उसके बाद है पुडुचेरी, तो फ्रांसीसियों का यहाँ पर अधिकार था। और भारत में पुडुचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुडुचेरी किन के राज्यों में फैला है, तो ये जो है कराईकल माहे यनम में फैला है। तो कराईकल कहाँ पे है, कराईकल जो है तमिलनाडु में, माहे केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। और 1954 में फ्रांस ने जो है इसे भारत को सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि नागालैंड 60 के बाद जो है 63 में नागालैंड नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंगसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया 1963 में। और देखेंगे 3 राज्यों का एक साथ गठन किया गया, इसमें से हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब राज्य से चंडीगढ़, हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए पहले जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले जो है किन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद जो है
राज्य बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश भी एक है कि जिसको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर राज्य बनाया गया। तो 1971 में संघ शासित क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1971 में। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को जो है 1974 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया और 1972 में मणिपुर एवं त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें जो है मणिपुर को कब दिया गया था? मणिपुर त्रिपुरा को 1972 को, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्किम को 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। भारत का एक शाही राज्य था। यहाँ पर जो है चांग्याल राजा का शासक था। चांग्याल वंश के राजा का शासन था यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो है शाही शासन राज्य था। फिर 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसे शहर राज्य के रूप में भी हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसको पहले शहर राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया। इसको राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो गोवा जो है पहले तो ये भी यूटी के तौर पर रखा गया, उसके बाद जो है 1987 में इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया गोवा को। अरुणाचल प्रदेश को जो है और मिजोरम को, इन दोनों को 1972 में संघराज्य क्षेत्र में प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को यूपी से अलग करके और झारखंड को बिहार से अलग करके 2000 में ये राज्य बनाया गया। और तेलंगाना को हम लोग 2014 में तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि नामों में परिवर्तन, कब किसका नाम क्या था, उसके बाद जो है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। जैसे कि संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नाम जो है 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो संयुक्त राज्य नाम था। उसके बाद 1969 में जो है मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। तो ये आज की क्लास रही घटना चक्र सार। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही आप वीडियो से जुड़ते रहिए और अपना जो है पॉलिटी जो है मजबूत करिए, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीसीएस में हो गया चाहे आरएआरओ में हो गया। तो आप जो है लक्ष्मीकांत के ये सार पढ़ के आपको बहुत ही लाभ होगा, और आपसे जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।